ध्यान से आज के सेशन को देखेंगे फुल फोकस के साथ। अभी तक बेटा हमने ऐसे नदी में तैर के चीजों को देखा था, अब हम बाहर से देखेंगे और लिंक करेंगे कि अच्छा भैया ऐसे होता है। बेटा जब हमारे एग्जाम आने वाले होते हैं तो दिस इज द टाइम जब हमें खुद पे भरोसा रखना होता है। एकदम कड़क तरीके से मेहनत करो और खूब खुद पे भरोसा रख के खूब खुश होके मस्त होके एकदम बिंदास होके पढ़ाई करो। उभरा हुआ पार्ट जो डेवलप करके फ्लोरल बड और फ्लावर बनाएगा वही फ्लोरल प्राइमोर्डियम है। फ्लावर अगर खिला हुआ रहेगा, ओपन रहेगा, तो बेटा इस पे आके किसी दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन लैंड कर सकता है। ये बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर लीफ प्राइमोर्डियम है और इनको जो एनक्लोज कर रहा है, चमक जाना चाहिए बिल्कुल, इनको जो कवर कर रहा है वो कोलियोप्टाइल है। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा एवरीवन, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। दिस इज रिंकल त्यागी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू एंड टू द माइंड मैप सीरीज, योर बॉटनी मेंटोर। और बेटा इस माइंड मैप सीरीज में आज आपकी होने वाली है स्टार्ट बॉटनी। बॉटनी का पहला चैप्टर, बायोलॉजी का पहला चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये बात हम सब जानते हैं कि ये चैप्टर हमारी एनसीईआरटी में, हमारे नोट्स में काफी ज्यादा लेंदी है। हम सबकी ये प्रॉब्लम होती है कि मैम नोट्स इतने ज्यादा हो गए हैं, अब लास्ट मोमेंट पे कैसे इनको रिवाइज करें। तो यस बेटा, आपके लिए ही ये सोल्यूशन आया है। आज के इस सेशन में बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे तरीके से हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। हर कंटेंट, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आज के सेशन में डिस्कस होगा। तो एकदम ध्यान से आज के सेशन को देखेंगे फुल फोकस के साथ। और इस सेशन के बाद तुम ऐसा समझो कि हमारी जो चीजों को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी वो थोड़ी लेवल अप जाएगी। अभी तक बेटा हमने ऐसे नदी में तैर के चीजों को देखा था, अब हम बाहर से देखेंगे और लिंक करेंगे कि अच्छा भैया ऐसे होता है, और इससे हमें चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी और लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए तो ये बढ़िया है ही। तो यस बेटा, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टार्ट करने से पहले बेटा मत डरो वार से, मत डरो हार से, तरक्की एक दिन मिलेगी ही, हर काम करो आत्मविश्वास से। बेटा जब हमारे एग्जाम आने वाले होते हैं तो दिस इज द टाइम जब हमें खुद पे भरोसा रखना होता है, सेल्फ बिलीफ रखना होता है कि हाँ हम कर सकते हैं। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, एकदम कड़क तरीके से मेहनत करो और खूब खुद पे भरोसा रख के खूब खुश होके मस्त होके एकदम बिंदास होके पढ़ाई करो। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर का नाम ही क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेटा ये रिवीजन सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, एकदम तैयार होके एकदम मजेदार तरीके से सुनिए जरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने 9th 10th 8th क्लास में पढ़ लिया था कि जहां पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब भाई वो प्लांट्स जिन पे फ्लावर आते हैं, क्या कहते हैं उन प्लांट्स को? क्या हमें नाम याद है बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स का नाम क्या है? एंजियोस्पर्म। क्या नाम है? एंजियोस्पर्म। तो यस बेटा, एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है और बेटा गैमीट फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बेटा गैमीट फॉर्मेशन सेक्स ऑर्गन में होता है, या मैं बोलूं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। तो जल्दी से बता दो भैया, फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज फ्लावर। क्या है बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? फ्लावर है। अब किसी आम इंसान से पूछ लो कि भैया ये फ्लावर क्या होता है, वो तो बोल देगा भाई बहुत ही सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है, डेकोरेशन में काम आता है। और तुम जैसे कुछ बच्चे बोल देंगे एस्थेटिक फोटोशूट में काम आ जाता है, एस्थेटिक डेकोरेशन में काम आ जाता है, या फिर रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है भैया, धर्म रिलीजन को डिनोट करता है, या फिर उसकी कुछ कुछ कल्चरल वैल्यूज हैं। ये बातें हम फ्लावर के लिए आम इंसान से सुन सकते हैं। एक फैसिनेटिंग, एक अट्रैक्टिव ऑर्गन है। बायो के रिस्पेक्ट में बात करूं तो बेटा कैसा ऑर्गन है? मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। मार्वल, अरे वो वाला मार्वल नहीं रहे, हाँ मतलब ऐसा ही है, अट्रैक्टिव सा ऑर्गन है जो कि मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखने में हमें अट्रैक्टिव लगता है। और बेटा यहीं पे एम्ब्रियो बनेगा, यहीं पे एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस होगा। यही तो चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इसीलिए इसका नाम रखा मॉर्फोलॉजिकल एंड
एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। और बेटा साइंटिस्ट कहते हैं दैट फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। अब मैं बात करूं फ्लावर बनता कैसे है, तो बेटा फ्लावर बना कैसे, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, और होता क्या है, फ्लावर बनता है। एपिकल मेरिस्टम में हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डियम बना। बेटा फ्लोरल प्राइमोर्डियम के लिए शब्द याद रखोगे, यही वो छोटा सा स्ट्रक्चर है जो डेवलप करके फ्लोरल बड और फ्लावर बनाएगा। ठीक है, उभरा हुआ पार्ट जो डेवलप करके फ्लोरल बड और फ्लावर बनाएगा वही फ्लोरल प्राइमोर्डियम है। तो तुम्हें दो की पॉइंट्स याद रखने हैं, स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस, और फ्लोरल प्राइमोर्डियम से ही क्या बनता है, फ्लावर बनता है। अब ये जो फ्लावर बनता है इसमें क्या क्या ऑर्गन्स हैं, जरा इन पे बात कर लेते हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं इस ऑर्गन में, ये बातें कर लेते हैं। भाई सबसे पहले हमने फ्लावर को ऐसे होल्ड तो जरूर ही किया होगा, तो जहां से फ्लावर को होल्ड करते हैं इसको क्या कहते हैं बेटा, स्टॉक या फिर पेडिसल। जब बड स्टेज में ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर इसको बचाता है वो है सेपल, और ये सारी चीजें जिसपे मौजूद हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। सेपल, सेपल के अंदर कलरफुल पंखुड़ियां, पेटल्स, उसके अंदर बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन, और स्टेमन के अंदर यानी कि सबसे अंदर यहां मौजूद होता है फ्लावर में सेंटर पे इनर मोस्ट स्ट्रक्चर दैट इज कार्पल या फिर पिस्टल, कार्पल या फिर पिस्टल। अब बेटा एक एक करके इसी को डिटेल में पढ़ना है, इसी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यहीं पे होने वाले काम पढ़ेंगे, सारा अटेंशन हम फ्लावर को देने वाले हैं, आज फूल को देने वाले हैं सारा अटेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा स्टेमन पे। सबसे पहले किस पे बात करेंगे, स्टेमन पे। अगर स्टेमन के स्ट्रक्चर की बात की जाए बेटा, तो स्टेमन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेटा इसमें होते हैं दो पार्ट्स, स्टेमन में होते हैं दो पार्ट्स। क्या क्या, फिलामेंट एंड एंथर, फिलामेंट एंड एंथर। और बेटा ये जो स्टेमन है या ये जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं ये बेटा ग्रुप में होते हैं और चक्र में होते हैं। जब ग्रुप में और चक्र में हो तो हमने बोला ग्रुप में चक्र में इन्होंने बनाया वर्ल्ड। क्या बनाया, वर्ल्ड। और बेटा सेपल के वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। पेटल के वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, कोरोला। स्टेमन के वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, एंड्रोइशियम। और बेटा कार्पल के वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, गाइनोइशियम। अब बेटा इन वर्ल्ड्स में से दो वर्ल्ड जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं इसेंशियल वर्ल्ड, और बेटा दो वर्ल्ड जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में रोल नहीं निभाते वो होते हैं नॉन इसेंशियल वर्ल्ड्स। जैसे कि बेटा मैं बात करूं सेपल की या फिर इसके वर्ल्ड कैलिक्स की, तो बेटा इसका काम क्या है, जब फ्लावर बड स्टेज में था तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और अगर मैं बात करूं बेटा कोरोला यानी कि पेटल्स की, तो पेटल्स का काम क्या है बेटा, ये कलरफुल होती हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगी, और इंसेक्ट्स क्या कराएंगे फ्लावर का, पॉलिनेशन। पढ़ेंगे ये स्टोरी भी भैया, आएगी ये स्टोरी भी। तो मैंने सीखा फ्लोरल वर्ड्स दो टाइप के, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। और ये चैप्टर में पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होने वाला है बेटा, हमारे इसेंशियल वर्ड्स पहले पढ़ेंगे एंड्रोइशियम, उसके बाद पढ़ेंगे गाइनोइशियम, इनमें होने वाले प्रोसेस। ठीक है, तो एंड्रोइशियम बेटा वर्ल्ड ऑफ स्टेमन है, स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, एक स्टॉक है, स्टॉक को क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट बोलते हैं। और बेटा ये एंथर है, एंथर यूजुअली कैसा होता है, इस तरीके से दो चेंबर्स का, यानी दो स्ट्रक्चर्स ऐसे जुड़े हुए, मतलब कि बाय लोब्ड स्ट्रक्चर है। एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, बाय लोब्ड स्ट्रक्चर है। अब बेटा अगर मैं इसको कट करके देखूं हल्का सा यहां पे, तो इस तरीके से इसके चार साइड्स है, चार कॉर्नर्स हैं। अरे ऐसा नो, इसीलिए इसको बोला टेट्रागोनल। क्या बोला, टेट्रागोनल। और बेटा ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ध्यान से समझिए। अब बेटा इस लोब के अंदर यहां ऐसे अंदर इमेजिन कर, अंदर ऐसे पूरी कैविटी मौजूद है,
स्पेस मौजूद है बेटा, इसी स्पेस को क्या बोलते हैं? थीका। क्या बोलते हैं? थीका। तो हर लोब में कितने थीका बेटा? हर लोब में 2 थीका। अरे नजर आ रहे हैं तेरे को? यस और नो? अगर हर लोब में 2 थीका है, इसीलिए बेटा एंथर को ओवरऑल कहा गया कि तुम कैसे हो? डायथीकस। एंथर कैसे हो तुम? डायथीकस। क्यों? ईच लोब है 2 थीका। और बेटा ध्यान से सुनना, हर कॉर्नर पे मौजूद होता है थैला। हर कॉर्नर पे क्या मौजूद होता है? थैला। और बेटा इस थैले का नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। थैले का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। एक है तो माइक्रोस्पोरेंजियम, एक से ज्यादा है तो माइक्रोस्पोरेंजिया। कैसे अपने दिमाग को बताओगे भैया? माइक्रोस्पोरेंजियम थैला है, वो बैग है जिसके अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। बेटा स्पोरेंजियम वर्ड का मतलब ही क्या है? वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बने। अगर माइक्रोस्पोर बन रहा है तो माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या ये बातें हम सभी को क्लियर हैं? ठीक है। तो अब मैंने सिर्फ क्या सीखा? 4 कैविटी, माइक्रोस्पोरेंजियम, चारों कॉर्नर्स पे, हाँ कि ना? इसीलिए क्या बोला? टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या शब्द बोला? टेट्रास्पोरेंजिएट। आइए जरा इसको थोड़ा सा विस्तार में सीखते हैं कि भैया जब एंथर को ऐसे कट करके हम सामने से देखेंगे तो ये कौन सा व्यू है इसका? ट्रांसवर्स व्यू। तो ये टीएस कैसा दिखेगा? एंथर को कट करके देखेंगे तो टीएस कैसा दिखेगा? तो बेटा टीएस कुछ ऐसा दिखेगा। आपके पेपर में टीएस ऑफ यंग एंथर आएगा, क्या चूज करोगे? ये रहा बेटा, टीएस ऑफ यंग एंथर। एनसीईआरटी का डायग्राम बिल्कुल दिमाग में बस जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? देखो 4 साइड्स हमें दिख रहे हैं, यस और नो? इसमें अगर मैं बात करूं लेयर्स की तो बेटा सबसे बाहर सेल्स की लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सबसे बाहर हमेशा क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। बेटा एपिडर्मिस के बाद जो सेकेंड वॉल लेयर है, एंथर की वॉल लेयर्स, एंथर की वॉल में बेटा टोटल 4 लेयर्स होती हैं, 4 टाइप की लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर कौन सी है? एपिडर्मिस। उसके बाद कौन सी है बेटा? एंडोथीसियम। सेकेंड वाली का नाम क्या है? एंडोथीसियम। उसके बाद बेटा मिडल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, और बेटा यहां पे क्या है? मिडल लेयर्स। मिडल लेयर बेटा 2 से 3 लेयर्स होती हैं। मिडल लेयर कितनी होती हैं? 2 से 3 लेयर्स होती हैं बेटा, बाकी सबकी सिंगल लेयर होती है। और बेटा इनर मोस्ट लेयर दैट इज, जिसका नाम है टेपेटम। टपेटम। क्या नाम है? टेपेटम। अब यहां माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। यहां पे क्या होगा बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है बेटा? वो थैला जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा। अब वो थैला जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा, ध्यान से, उसी थैले के अंदर वही टिश्यू तो होगा जो स्पोर बनाएगा। यस और नो? स्पोर बनाने वाला टिश्यू कहां प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होगा। और स्पोर बनाने वाले टिश्यू का नाम क्या है रे? स्पोरोजिनस टिश्यू। इसके सेल्स क्या बनाएंगे? स्पोर बनाएंगे। कहां बनाएंगे? थैले में बनाएंगे। क्या नाम है थैले का? माइक्रोस्पोरेंजियम। कहां है थैला? एंथर के 4 कॉर्नर्स पे है, 4 थैले हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट है। अरे चमक गया सभी बच्चों को? अब बेटा जहां स्पोरोजिनस टिश्यू है, जहां स्पोर बनने वाले हैं, उसमें सबसे ज्यादा कांटेक्ट में, सबसे ज्यादा पास इसके कौन है? टेपेटम है। अगर सबसे ज्यादा पास इसके टेपेटम है तो बेटा सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी टेपेटम के ऊपर आई। भाई तुम ही करोगे इसका लालन पोषण। टेपेटम के सेल्स ही करेंगे बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर बनने में हेल्प, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये क्या है बेटा? इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है। उसके बाद बेटा नरिश करती है यहां पे माइक्रोस्पोर को, और माइक्रोस्पोर से ही पॉलन ग्रेन बनेगा।
तो माइक्रोस्पोर बनना, उससे पॉलन ग्रेन बनना, इस सब में नरिशमेंट कौन दे रहा है? टपेटम, टैपेटम। नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, या फिर मैं यहां पे लिख सकती हूं माइक्रोस्पोर। भाई माइक्रोस्पोर बनेगा, उसके बाद पॉलन ग्रेन बनेगा, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। और बेटा इसके अंदर होते हैं एक से ज्यादा न्यूक्लियस, ये मल्टी या फिर बाय न्यूक्लिएट होती है। अब सीधी सी बात है, इसने इतने सारे सेल्स की जिम्मेदारी, अंदर सारे में टिश्यू भरा हुआ है, इस तरीके से टिश्यू भरा हुआ है, तो इन सब की जिम्मेदारी ली है, सबको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। तो सारे इन सेल्स पे जिम्मेदारी ज्यादा आई, तो भाई इनको जरूरत है ज्यादा न्यूक्लियस की, तो टेपेटम में एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। अब तुमसे कोई पूछेगा भाई बता दो जरा स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है, तो तुम बताओगे स्पोरोजेनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है। अरे भैया यहाँ थैला इमेजिन हो रहा है ना सबको, उस थैले में क्या भरा हुआ है? स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि एकदम कॉम्पैक्टली सारे में एकसार फैला हुआ है। कॉम्पैक्ट होमोजेनस सेल्स हैं इसके, और यही बनाएंगे स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स ही बनाएंगे माइक्रोस्पोर। स्पोरोजिनस, स्पोर जनरेट करने वाला, तो बेटा यही बनाएंगे माइक्रोस्पोर। अब तुम्हारे पेपर में सवाल आ जाए एनलार्ज्ड व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम, तो बेटा ये रहा एनलार्ज्ड व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, बेटा एंडोथीसियम, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद टेपेटम, और अंदर भरे हुए हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएमसी। तो बेटा स्पोरोजिनस सेल जो माइक्रोस्पोर बनाने वाला है, उसी को हमने नाम दिया, तुम हो माइक्रोस्पोर की मदर, उसको जन्म देने वाली, तो तुम्हारा नाम हम रख देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अरे कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, पॉइंट क्या याद रखना है? जब फ्यूचर में, आंख बंद करके इमेजिन कर लो एक बार जल्दी से, फ्यूचर में बेटा यहां जो स्पोरोजिनस टिश्यू में इतने सारे सेल भरे हुए हैं, सारे के सारे सेल मिलके माइक्रोस्पोर बना देंगे। सारे सेल्स क्या बना देंगे? बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स। बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स क्या बना देंगे? बहुत सारे पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होगा, तो भाई उसको फीमेल गैमीट तक जाना है, यही कैद रह जाएगा तो कैसे चलेगा? तो बेटा जब ये मैच्योर हो जाता है ना, अभी तो ये नन्ना मुन्ना प्यारा सा यंग एंथर है, कैसा है? यंग एंथर है। जब ये मैच्योर हो जाता है, जब पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, तो बेटा पॉलन ग्रेन दीवारें चीर के, यानी कि एंथर की वॉल लेयर्स जो हमने पढ़ी है, एंथर की वॉल फट जाती है, एंथर फट जाता है यानी डिहाइसेंस हो जाता है, और डिहाइसेंस के बाद बेटा ये पॉलन ग्रेन इसमें से उड़ जाते हैं, और किसके पास जाते हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? यस, राइट, समझ आया सभी को? अरे अपनी दुल्हन को ढूंढने भाग गए भाई ये। अरे यस, तो बेटा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर हमने सीखा, एमएमसी हमने सीखा। पॉइंट क्या याद रखना है कि ये जो बाहर की 3 लेयर्स हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये प्रोटेक्शन तो दे ही रही है, साथ ही साथ ये डिहाइसेंस में भी हेल्प कर रही हैं, एंथर के फटने में भी हेल्प कर रही हैं। एंथर फटेगा तो पॉलन ग्रेन जा पाएंगे। अरे क्लियर है बच्चा लोग? चलो फिर प्रोसीड करते हैं बेटा। कैसा दिखता है यंग एंथर? तो इतना प्यारा सा है, मिक्की माउस जैसा दिख रहा है। अब कैसा दिखता है ओल्ड एंथर या मैच्योर एंथर, जिसमें पॉलन ग्रेन बन चुके हैं, और बेचारा ये बेटा अंदर पॉलन ग्रेन्स बन चुके हैं और इसकी वॉल फट चुकी है, इसकी वॉल फट चुकी है। और बेटा ये जो वॉल फटी है, ये जिस जगह से फटी है, ये क्या रहा था? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। मतलब बेटा ये जो 2 लोब्स होते हैं, तू ऐसे इमेजिन कर, यहां पे तुझे ग्रूव दिखाई दे रहा है भाई, यहां से ऐसे मुड़ा हुआ है ये, हाँ कि ना? आराम से दिखाई दे रहा है बेटा, जहां से मुड़ा हुआ है ये पूरा ऐसे लेंथ में ग्रूव है। अरे ऐसे हो नो, आराम से दिखाई दे रहा है, ये ऐसे मुड़ा हुआ है ना भाई, ऐसे। अरे यस, तो बेटा इसी को क्या बोला? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अब तुझे इमेजिन हो जाना चाहिए
कि जब इसमें पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तब यहीं से इस ग्रूव से, ये जो गड्ढा सा आ रहा है, इस ग्रूव से ये एंथर फटेगा और यहां से पॉलन ग्रेन उड़ जाएंगे। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? चलो, तो अभी हमने जो कहानी सीखी उसके अकॉर्डिंग पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं। भाई पॉलन ग्रेन बनने की कहानी क्या है? अगर मैं शुरुआत से शुरू करूं तो भैया यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है मैम, अब इससे पॉलन ग्रेन बनने तक का सफर हमें एक बार दिखा ही दीजिए। तो चलिए आइए एक शॉर्ट मूवी देख ही लेते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन ग्रेन बनना, डी ट्रांसफॉर्मेशन। चलो अब सुनो, माइक्रोस्पोरेंजिया एक बना दिया मैंने। ऐसे कितने हैं एंथर में? मुंह से बोल। 4। एक मैंने बना दिया, उसके अंदर क्या भरा हुआ है देख, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है बेटा। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, इसका हर सेल माइक्रोस्पोर बनाएगा। ठीक है, तो सेल जो माइक्रोस्पोर बनाने वाला है, हमने उसका नाम रख दिया, तुम हो माइक्रोस्पोर की मदर, या तुम ही फ्यूचर में पॉलन ग्रेन बनाओगी तो तुम हो पॉलन ग्रेन की मदर, एमएमसी या पीएमसी। अब बेटा इसी प्रोसेस को, किसको? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर के बनने का प्रोसेस क्या होता है भाई? जो स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स हैं, हम ध्यान से देखियो, स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल हैं, उसके ऊपर आ जाती है एक जेल जैसी लेयर, किसकी? कैलोज की। कैलोज वर्ड बेटा तुझे याद रखना जरूरी नहीं है, बस इतना याद रख, ये इनको चिपका के रखेगी, सेल्स को अलग नहीं होने देगी। ठीक है, तो जब मियोसिस होता है बेटा, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। जब मियोसिस होता है बेटा, तो मियोसिस होने के बाद, पहले हमने 11th क्लास में पढ़ा था, M1 होता है, M2 होता है। मियोसिस 1 होगा तो 2 सेल्स मिलेंगे, तो इसको बोला डायाड ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या बोला? डायाड ऑफ माइक्रोस्पोर। और 11वीं कक्षा के ज्ञान से मुझे याद हो जाना चाहिए, नहीं है तो अभी याद कर ले, कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं और मियोसिस 1 में ही हो जाते हैं। तो मियोसिस 1 होते ही क्रोमोसोम नंबर आधे, तो 2n से कैसा हो गया बेटा? ये n हो गया। तो हमने क्या सीखा कि मियोसिस 1 होने के बाद ही माइक्रोस्पोर में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। फिर बेटा मियोसिस 2 होगा तो ये 2 से 4 हो जाएंगे, और 4 सेल है तो इसको बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोला? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और बेटा ईच सेल इज हेप्लॉइड, और बेटा टाइम के साथ ये डिसोसिएट होगा, डिहाइड्रेट होगा, वाटर लॉस होगा, और 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ओके, माइक्रोस्पोर बनके तैयार। स्पोरोजेनस टिश्यू का हर सेल माइक्रोस्पोर बना रहा है। कितने सारे स्पोरोजेनस सेल्स हैं? 1 से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। कितने सारे माइक्रोस्पोर बनेंगे? हर माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बना रहा है। हाय राम, कितने सारे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो बेटा अब ये कहानी पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। तो पहले पॉलन ग्रेन का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एनसीईआरटी ने तुम्हें बोला गुड़हल का फूल हाथ में लो, ऐसे हाथ पे झाड़ो, जो येलो कलर का पाउडर आया वही पॉलन ग्रेन है। उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बेटा ऐसा दिखाई देगा, हिबिस्कस फ्लावर का। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, यूजुअली कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और डायमीटर कितना है बेटा इसका? 25 से 50 माइक्रोमीटर। कतई दिमाग में छाप ले। अब बेटा पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं बाहर, 2 लेयर्स होती हैं, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली। बाहर वाली का नाम एक्साइन, अंदर वाली का नाम इंटाइन। याद करना आसान है, एक्साइन एंड इंटाइन। तो आइए पहले एक्साइन के बारे में बात करते हैं। ये तो हमने सीख लिया कि तुम हो आउटर लेयर, बेटा ये होती है थिक, और ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। और जैसे ही स्पोरोपोलेनिन आए ना, तुम्हारे दिमाग में एकदम ऐसे आ जाना चाहिए कि वो आ गया, स्पोरोपोलेनिन आ गया। क्यों? क्योंकि बेटा स्पोरोपोलेनिन को कोई एंजाइम तोड़ सके आज तक मिली नहीं है। स्पोरोपोलेनिन को किसी टेम्परेचर पे फोड़ा जा सके आज तक ऐसा हुआ नहीं है। कोई एसिड इसको तोड़ दे, कोई बेस इसको डैमेज कर दे। स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट, किसी का फर्क नहीं पड़ता इसको,
वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन। जितने हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस जानते हैं उनमें सबसे रेजिस्टेंट स्पोरोपोलेनिन है। तो भाई पोलन ग्रेन को हल्के में मत लेना, इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। अरे यस, ठीक है। अब सारे में स्पोरोपोलेनिन होगा तो बेटा पोलन ग्रेन के अंदर जो जरूरी सामान है यानी कि जो दूल्हा बैठा है वो बाहर कैसे आएगा? वो बाहर नहीं आया तो शादी कैसे होगी? शादी नहीं होगी तो नए प्लांट्स कैसे बनेंगे? भाई प्लांट्स का साम्राज्य तो खत्म हो जाएगा। तो बेटा ये होता है डिसकंटिन्यूअस, मतलब थिक होती है लेकिन कहीं कहीं पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, थिक होती है लेकिन कहीं कहीं पे स्पोरोपोलेनिन, कहीं कहीं पे स्पोरोपोलेनिन, कहीं कहीं पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता। जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं होता बस वही जगह जर्मपोर है। वही जगह क्या है? जर्मपोर है। जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं है बेटा बस उसी जगह को क्या बोला? जर्मपोर बोला, जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं है। यहीं से जर्मिनेशन होगा भैया, यहीं से दूल्हा निकल के जाएगा अपनी दुल्हन के पास। जरूरी है ना रास्ता, तो ये गुप्त रास्ता है, ठीक है। तो जर्म पोर क्या है बेटा? एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर है। तुम एग्जाम पे चल रहे हो, अचानक से गड्ढा आ जाएगा यानी कि जर्मपोर आ जाएगा। तो वो गड्ढा क्या है? जर्मपोर है। जहां पे क्या होता है बेटा? जहां पे क्या एब्सेंट होता है? वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। जर्मपोर वो जगह है जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। जहां स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। चलो मैम इतनी कहानी तो समझ आ गई, बाहर बाहर से कैसा दिखता है। मैम तब से आप बोल रहे हो कि इसके अंदर दूल्हा है, इसके अंदर दूल्हा है, बताओ तो सही आया कहां से, बना कैसे है? मैम सिखाओ तो सही इसके अंदर गैमीट्स कैसे बने। तो आइए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं। अभी तो हमने एक्सटर्नल बाहर की बातें करी, अब देखते हैं भैया इसका दूल्हा कैसे आता है, मतलब कैसे बनता है। तो बेटा माइक्रोस्पोर बनने के बाद ही उस पर एक्साइन आनी शुरू हो जाती है, और दूल्हा बनने के प्रोसेस में यानी कि इसके अंदर गैमीट्स बनने के प्रोसेस में सबसे पहला काम जो होता है बेटा वो क्या है? वैक्यूलेशन। वैक्यूल बनता है। भाई ये आंखें नहीं है, ये वैक्यूल है। फिर बेटा इसमें होता है अनइक्वल माइटोसिस। मैम अनइक्वल माइटोसिस का मतलब क्या है? भाई अनइक्वल माइटोसिस का मतलब है एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, एक न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बन जाएगा, एक थोड़ा छोटा बन जाएगा। यस। और बेटा माइटोसिस होने के बाद जब फाइनली सब कुछ हो जाएगा तो ऐसा होगा कि ये पूरा सेल तो 2 सेल में बनेगा नहीं, क्योंकि बाहर तो स्पोरोपोलेनिन है, वो इसको 2 सेल में डिवाइड नहीं होने देगा, तो इसके अंदर ही एक छोटा सेल बन जाएगा। अच्छा, माइटोसिस होने के बाद इसके अंदर ही छोटा सेल बन जाएगा, तो टोटल 2 सेल हो गए, एक बड़ा सेल, उसके अंदर छोटा सेल तैर रहा है। अरे ऐसा नो, तो जो बड़ा सेल है बेटा इसका नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल। ये कहीं ना कहीं पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा, तो इसीलिए इसका नाम ट्यूब सेल। और इसके अंदर जो बड़ा न्यूक्लियस है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, पोलन ट्यूब में हेल्प करेगा तो ट्यूब न्यूक्लियस। उसके बाद एक्साइन इंटाइन हमें पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है। जो छोटा सेल है वही जनरेट करने वाला है मेल गैमीट, तो उसी का नाम है जनरेटिव सेल, और इसके अंदर के न्यूक्लियस का नाम है जनरेटिव न्यूक्लियस। अभी बेटा ये आई है 2 सेल्ड स्टेज। कैसी स्टेज है? 2 सेल्ड स्टेज। अभी मेल गैमीट नहीं आया है, अभी उसको बनाने वाला आ चुका है, यानी कि जनरेटिव सेल आ चुका है। और इसी को बोला एनसीईआरटी ने कि तुम हो मैच्योर पोलन ग्रेन। और बेटा वो स्ट्रक्चर जिसपे मेल गैमीट हो उसको कहते हैं मेल गैमीटोफाइट। याद आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? मेल गैमीटोफाइट। अभी यहाँ गैमीट नहीं है तो इसीलिए इस पोलन ग्रेन को क्या बोला? तुम मैच्योर पोलन ग्रेन हो, लेकिन गैमीटोफाइट कैसे हो? पार्शियली डेवलप्ड। तुम फुल्ली डेवलप्ड गैमीटोफाइट तब कहलाओगे जब तुम्हारे अंदर मेल गैमीट बन जाएंगे। यस। तो बेटा ये होता क्या है? 60% एंजियोस्पर्म में इस 2 सेल्ड स्टेज में ही इतना बेताब है पोलन ग्रेन कि उड़ जाता है। भाई फिर गैमीट कब बनता है? जब ये स्टिग्मा पे लैंड करता है, जब ये पोलन ट्यूब बनाता है, तो बेटा मेल गैमीट बनता है। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होके 2 मेल गैमीट्स बनते हैं।
और बेटा ये इस जगह से यानी कि एंथर के अंदर से बाहर की तरफ गया तब हुआ, तो इसीलिए एक्स सिटू मतलब साइट से अलग एक्स सिटू डेवलपमेंट है। 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है बेटा, 40% एंजियोस्पर्म में एंथर के अंदर ही 3 सेल्ड स्टेज आ जाती है, मतलब एंथर के अंदर ही जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट्स बना देता है। कौन से डिवीजन से? माइटोसिस से। सेकेंड माइटोसिस यही हो जाता है। ठीक है मैम, समझ गए। ये रहा बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम, ये वही कहानी लिखी है जो मैंने बोली है। ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है बेटा, इसमें वैक्यूल आना शुरू हुआ, अनइक्वल माइटोसिस हुआ और ये जनरेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल बना। ये पॉलन ग्रेन के फोटो देख लो और आगे बात करते हैं। अब बेटा पॉलन ग्रेन के बारे में हमें ये पता है कि यहाँ पे मेल गैमीट है यानी दूल्हा है, तो पॉइंट दिमाग में रखना भाई, इसके अंदर है बहुत सारा खाना, बहुत सारा खाना, बहुत सारा न्यूट्रिशन, और हम हैं ह्यूमंस लालची, तो भैया हम इसको यूज कर लेंगे। पहला पॉइंट भैया, पॉलन ग्रेन में इतना न्यूट्रिशन है तो हम उसके प्रोडक्ट्स बना के अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, इतना तो बनता है। तो बेटा पॉलन प्रोडक्ट्स फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होता है, टैबलेट सिरप बना लेते हैं, बॉडी लोशन बनाया जाता है, इससे एनर्जी ड्रिंक ली जाती है, एथलीट्स को दिया जाता है, रेस हॉर्सेस को दिया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो बेटा, क्योंकि ये है रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब बेटा कभी कभी क्या होता है, तुमने एक सीजन में लोगों को या फिर उनकी नाक बहते हुए, आंख से पानी बहते हुए देखा होगा, तो बेटा उनको हो जाती है एलर्जी, क्योंकि उस सीजन में पॉलन ग्रेन रिलीज हुए हैं, तो पॉलन ग्रेन रिलीज होने की वजह से एलर्जी हुई। तो बेटा पॉलन एलर्जी क्या क्या कॉज करता है बेटा? ब्रोंकाई में इंफेक्शन कॉज कर देता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस कॉज कर देता है, इन्फेक्शन, और कुछ कुछ तो लॉन्ग टर्म यानी कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कर देता है, जैसे अस्थमा, जैसे ब्रोंकाइटिस। और बेटा इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हमने अपने चारों तरफ देखा होगा, दैट इज पार्थीनियम, कैरेट ग्रास। ये बेटा पॉलन एलर्जी कॉज करता है, और मजे की बात ये है कि ये पॉलन एलर्जी कॉज करने वाला अपने देश का है भी नहीं। गेहूं ला रहे थे दूसरे देश से, गेहूं के सीड के साथ गंदगी बन के आ गया और इंडिया में ग्रो कर गया, और अब अच्छे से पॉलन एलर्जी कॉज कर रहा है, खूब फल फूल रहा है, क्योंकि बाहर से आया इसीलिए एग्जॉटिक, और किसी काम का नहीं है, ये किसी को नहीं चाहिए कहीं भी, अनवांटेड है। नहीं, तुम लोग की तरह नहीं, अनवांटेड है। अनवांटेड प्लांट को क्या बोलते हैं? वीड बोलते हैं। तो बेटा ये एग्जॉटिक यानी बाहर से आई वीड है, गेहूं के साथ आ गया था, इससे एलर्जी कॉज होती है। अब क्या हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं? बेटा सबसे पहले ये सीखो कि पॉलन वाइबिलिटी क्या होता है। देख, वाइबिलिटी शब्द का मतलब है बेटा कब तक वो जीवित है, जब तक उसमें लाइफ है, जीवित है, यानी जब तक वो जर्मिनेट कर सकता है, उस पे स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बना सकता है। हमने बोला वो टाइम जब तक वो ये कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है, वो क्या है? वाइबिलिटी है। जिस टाइम तक वो जर्मिनेट कर सकता है वो वाइबिलिटी है। अब बेटा ये वेरी करता है बहुत ज्यादा, एंथर से रिलीज होने के बाद कुछ की वाइबिलिटी सिर्फ 30 मिनट यानी कि आधा घंटा होती है, हाफ आवर होती है भैया, आधा घंटा। किसमें होता है बेटा ऐसा? आधा घंटा वाइबिलिटी किसमें है? व्हीट एंड राइस में, याद कर ले। और फिर एक सरल सा एग्जाम्पल है, सरल, सरल, SRL, सरल, सोलनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी। बेटा इन फैमिली के मेंबर्स का जो पॉलन ग्रेन है वो महीनों महीनों 8-9 महीने तक वाइबल रहता है, मतलब एंथर से रिलीज होने के बाद 8-9 महीने तक अपना मस्त है कि मेरे पास 8-9 महीने का टाइम है, मैं 8-9 महीने तक जर्मिनेट कर सकता हूं, यानी कि पॉलन ट्यूब बना के मेल गैमीट किस तक जा सकता है? फीमेल गैमीट तक, मतलब अपनी दुल्हन तक पहुंच सकता है। अब बेटा क्या पॉलन ग्रेन को हम स्टोर करते हैं? यस बेटा स्टोर किया जाता है, कतई फ्रीज करके -196 डिग्री सेल्सियस पे, लिक्विड नाइट्रोजन में, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं इसको। और ये टेम्परेचर हर बच्चे को याद होता है, तो तुझे भी याद होना चाहिए, देख ले फिर। पॉलन बैंक बोलते हैं बेटा, बैंक जहां इकट्ठा किया जाए, यहां पैसा नहीं, पॉलन ग्रेन इकट्ठा हुआ। और ये किसमें हेल्प करेगा भाई? फ्यूचर में हम ऐसा चाहते हैं कि ये वाला प्लांट अच्छा है, इसके पॉलन ग्रेन्स रख लिए,
हाँ कि ना, कि भैया इसके कैरेक्टर्स जाने चाहिए, हमें इस कैरेक्टर के नए प्लांट्स चाहिए। तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज होता है बेटा, क्रॉप्स को इंप्रूव किया जाता है, यस और नो। पॉलन बैंक समझ में आ गया हम लोगों को। अब बेटा इसके साथ हमने सारी कहानी पढ़ ली मेल गैमीटोफाइट की, मेल गैमीट की, मेल गैमीट बन के तैयार है। अब जरा दुल्हन का घर देख लेते हैं, कहाँ है, कैसी दिखती है। पॉलन ग्रेन में तो हमने सीखा भैया 3 सेल्स होते हैं जब वो गैमीटोफाइट बन जाता है, 2 गैमीट्स होते हैं, 1 वेजिटेटिव सेल होता है। दुल्हन कैसी दिखती है, दुल्हन का घर कैसा दिखता है। पॉलन ग्रेन तो 4 दीवारी में बंद था, अरे भैया 4 लेयर्स थी उसकी, 4 टाइप की लेयर थी ना, उनको फोड़ फाड़ के चीर फाड़ के अपनी दुल्हन तक पहुंच गया। अब जरा दुल्हन के दर्शन तो करें, दुल्हन का घर कैसा दिखता है, क्या कहानी है, आइए। तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है गाइनोइशियम। बचपन से सुना है बेटा इसके 3 मेन पार्ट्स, कार्पेल यूनिट है, पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा वो सरफेस है जहां पे लैंड करेगा आके पॉलन ग्रेन, लैंडिंग सरफेस है। स्टाइल बेटा थिन सी ट्यूब है जो कि कनेक्ट करती है स्टिग्मा और ओवरी को। ओवरी ये बेटा उभरा हुआ बेस पे पार्ट है, इसके अंदर जो खाली जगह है उसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल। और बेटा इसमें जो कुशन है जो इस ओव्यूल के अटैचमेंट में हेल्प करता है उसका नाम है प्लेसेंटा। और ओव्यूल क्या है भैया, वहां माइक्रोस्पोरेंजियम था जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बना। तो बेटा इस कार्पल के अंदर मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर मेगास्पोर बनेगा, और इस मेगास्पोरेंजियम का यहां नाम है ओव्यूल। 4 बार दिमाग में बता दे, ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है। किससे जुड़ा हुआ है, इनर वॉल ऑफ ओवरी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, इनर वॉल ऑफ ओवरी, किसकी हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू से कैसे माइक्रोस्पोर बना, स्टोरी पढ़ ली। अब बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम, पहले इसका थोड़ा डिटेल्ड स्ट्रक्चर, फिर इसके अंदर की कहानी। तो ये रहा बेटा मेगास्पोरेंजियम, यहां जूम करके बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं, प्लेसेंटा की हेल्प से ओवरी के अंदर अटैच है, ठीक बात है बेटा। ये इसकी मेन बॉडी है जिसमें 2 कवरिंग्स होती हैं, एक बाहर होती है ये रही आउटर इंटेग्यूमेंट, एक अंदर होती है ये रही इनर इंटेग्यूमेंट, बाहर अंदर। और यहां सारे में भरा हुआ एक टिश्यू जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो मैंने सीखा आउटर इंटेग्यूमेंट बाहर का कवच, इनर इंटेग्यूमेंट अंदर का कवच, अंदर टिश्यू भरा हुआ है न्यूक्लियस, अरे न्यूक्लियस नहीं है रे, न्यूक्लियस है। वहां क्या भरा हुआ था, स्पोरोजिनस टिश्यू, याद आ रहा है। तो यहां क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियस। वहां हर स्पोरोजिनस टिश्यू के हर सेल ने माइक्रोस्पोर बनाया था। यहां देखेंगे क्या स्टोरी चलेगी। जहां इंटेग्यूमेंट नहीं होता बेटा उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। और ये जो मेन बॉडी है ये ऐसे एक स्टॉक से, डंडी जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, फ्यूनिकल बोलते हैं इसको। और ये देख ओवरी की मेन बॉडी फ्यूनिकल, जिस पॉइंट से जुड़ा हाइलम बोलते हैं इसको। इस जंक्शन को, इनके अटैचमेंट वाले पॉइंट को जहां ये जुड़ रहे हैं, हाइलम बोलते हैं इसको। ठीक है मैम, इतना तो हमें समझ में आ गया है। अब बेटा ये जो कार्पल है, ये जो कार्पल है फ्लावर के अंदर, बेटा ये एक हो सकता है मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा हो सकता है मल्टी या फिर पॉलीकार्पेलरी। एक किस किस में होता है, मैंगो पी कोकोनट, याद कर ले। मल्टी कार्पेलरी में बेटा 2 कंडीशन है, या तो ये अलग अलग हैं या तो ये फ्यूज्ड हैं। अलग अलग है तो एपोकार्पस, फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस। और बेटा अलग अलग में यानी फ्री हैं तो तुझे ब्यूटीफुल 3 फ्लावर्स के नाम याद रखने हैं, 3 सुंदर फ्लावर जो फ्री रहना पसंद करते हैं। रोज, लोटस, मिशेलिया। क्या क्या है, रोज, लोटस, मिशेलिया। और बेटा सिनकार्पस में सबसे कॉमन एग्जाम्पल चाइना रोज, दैट इज हिबिस्कस। और बेटा दूसरा एग्जाम्पल है पेपेवर सोमिनिफेरस। क्या नाम है, पेपेवर सोमिनिफेरस, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉपी प्लांट। कॉमनली क्या बोलते हैं, पॉपी प्लांट, पॉपी। ठीक है मैम, समझ गए। तो बेटा एक कहानी तो ये सीखी। अब बेटा एक कार्पल के अंदर क्या एक ही ओव्यूल होगा या एक से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। एक किस किस में होता है, मैंगो, पैडी, वीट, पैडी बोले तो राइस। एक से ज्यादा
भाई वो फ्रूट्स जिनके अंदर तूने बहुत सारे सीड देखे हैं, यानी कि वहां पे बहुत सारे ओव्यूल रहे होंगे, पपाया, गुआवा, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, ओरोबैंच, ट्राइगा, हाय राम मैम हम तो डर गए इसको देख के। तो बेटा ये सब एनसीईआरटी में है, लास्ट में लिखा हुआ है। अरे ठीक है, चलो उसके बाद बेटा हम सीखने वाले हैं, यहां तक अपन पहुंच चुके हैं कि कार्पल के अंदर बेटा न्यूक्लियस भरा हुआ है। अब ये जो न्यूक्लियस भरा हुआ है, वहां मैंने सीखा हर सेल माइक्रोस्पोर बनाएगा, हर माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनाएगा। यहां क्या स्टोरी है, न्यूक्लियस का एक सेल, बेटा न्यूक्लियस का एक सेल जो किसकी तरह काम करता है, सिर्फ एक सेल एमएमसी की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एमएमसी। एमएमसी बोले तो मेगास्पोर मदर सेल, वहां क्या था, माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर मदर सेल बेटा एक लार्ज सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म, इसी में मियोसिस होगा, इसी से मेगास्पोर बनेगा। तो सबसे पहला डिफरेंस वहां सारे यहां एक, भाई वो है क्या कहते हैं, एटीट्यूड है। तो सिर्फ एक एमएमसी में रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो भाई M1 होगा तो 2 बनेंगे। अब तुम्हें पता है एमएमसी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। मेगास्पोर का हर सेल कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। अरे यस और नो। उसके बाद बेटा 4 बनेंगे। अब यहां भी थोड़े नखरे हैं, पहले तो एक ही एमएमसी, फिर दूसरी बात इस एक सेल से जो 4 मेगास्पोर बनने थे उसमें से 3 क्या हो जाते हैं बेटा, डीजेनरेट, और सिर्फ एक रहता है फंक्शनल मेगास्पोर। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या क्या स्टोरी चलती है, कैसे इससे फीमेल गैमीट बनेगा, चलो समझो। बेटा इस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होएगा, वहां भी माइटोसिस हुआ था 2 बार, याद है। यहां कितनी बार होगा, 3 बार। लेकिन यहां थोड़ा सा अलग, भैया फीमेल की बात कर रहे हैं तो कुछ तो नखरे, कुछ तो अलग होना बनता है। तो बेटा यहां पे क्या अलग है, यहां स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होएगा। एक डिवीजन हुआ एक न्यूक्लियस से 2, दूसरा हुआ 2 से 4, 4 से 8। अब बेटा 8 न्यूक्लियस बनने के बाद इनकी सेल वॉल आनी स्टार्ट होती है। बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, एकदम फोकस्ड होके बेटा सुनेंगे। इनकी सेल वॉल आनी स्टार्ट होती है। जब बेटा सेल वॉल आनी स्टार्ट होगी, 3 न्यूक्लियस एक एंड पे पहुंच जाएंगे, 3 न्यूक्लियस एक पे, और 2 बेचारे भटकते रह जाएंगे। अरे ठीक है, तो ये जो बेटा 3 न्यूक्लियस एक एंड पे पहुंचे हैं, चलाजल एंड पे पहुंचे हैं, इनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। और यहां बेटा माइक्रोपाइल की तरफ, जहां पे इंटेगुमेंट नहीं था, माइक्रोपाइल की तरफ ये एकदम ऐसे सेंटर में बैठा हुआ है एग सेल। और एग सेल ही क्या है बेटा, फीमेल गैमीट। ये एग सेल ही फीमेल गैमीट है। और ये 2 इसकी सखी सिनर्जिड्स, इसके अंदर बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको फिलिफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। और ये बीच में रह गए बेचारे पोलर न्यूक्लियाई, इसकी तरफ होते हैं ये, ठीक है। ओके मैम, तो अगर मैं बात करूं ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है बेटा, ये स्ट्रक्चर वो है जहां पे फ्यूजन होके जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। तो फ्यूचर में इसी में एम्ब्रियो बनेगा, तो इसका नाम क्या है, एम्ब्रियो सैक। अब बेटा एम्ब्रियो सैक में मुझे दिखाई दे रहा है 7 सेल है, जिसमें से 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल और 1 एग सेल है, और 8 टोटल क्या है, न्यूक्लियस है। और ये एक क्या है, सेंट्रल सेल। सबसे बड़ा सेल यही दिखाई दे रहा है बेटा, लार्जेस्ट सेल होता है जहां फीमेल गैमीट है, और उसके साइड में सिनर्जिड है। बेटा इन 3 सेल्स को मिला के नाम दिया गया क्या, एग अपैरेटस। कहीं ना कहीं जब दूल्हे की एंट्री होगी तो इनका रोल होएगा सिनर्जिड्स का, ठीक है बेटा। तो इन तीनों को मिलके नाम दिया गया एग अपैरेटस। में कितने सेल्स, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल। और बेटा अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एग है तो यही वो स्ट्रक्चर है जिसमें गैमीट बना, यस और नो, फीमेल गैमीट बना। तो बेटा इसका नाम क्या रख दिया, फीमेल गैमीटोफाइट। क्या नाम रख दिया, फीमेल गैमीटोफाइट। तो बेटा दूल्हा बन के तैयार, दुल्हन बन के तैयार, मेल गैमीट बन चुका है, फीमेल गैमीट बन चुका है। अब बारी है ना,
ऐसे नहीं होगा। ये दुल्हन तो बैठी हुई है, कौन आएगा? हवा में उड़ के, पानी में बह के, जानवरों पे चिपक के, कैसे भी बस इसको अपनी दुल्हन तक पहुंचना है। सो यू नो, समझ जाओ तुम वर्ड। चलो खैर, तो बेटा यस हम सीखने वाले हैं पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, एंथर से निकला और स्टिग्मा तक पहुंचा, स्टिग्मा पे लैंड करा, बेटा इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन बेटा 3 डिफरेंट टाइप का होता है। 3 डिफरेंट टाइप क्या क्या मैम? जल्दी से बता दीजिए बेटा, जल्दी से बता दीजिए बेटा। चलो, सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिर गया, तो बेटा सेम प्लांट पे सेम फ्लावर, ऑटोगैमी। इसको बोलते हैं ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। और बेटा यदि ऐसा हुआ कि सेम प्लांट है लेकिन एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन चला गया किसके पास? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, तो बेटा इसको बोलते हैं जिटोनोगैमी। क्या बोलते हैं? जिटोनोगैमी। जहां फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी जैसा है क्योंकि प्लांट सेम है। और बेटा जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन जैसा भी है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा? एक ए प्लांट है, सेम स्पीशीज का बी प्लांट है, इस प्लांट से फ्लावर से पॉलन ग्रेन जाएगा इस प्लांट के स्टिग्मा तक, तो बेटा डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, जीनोगैमी। और ये कैसा पॉलिनेशन है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्विक रिवीजन हो रहा है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। अब बेटा ये पॉलिनेशन कराने वाले डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स हैं, वो लिविंग हो सकते हैं, वो नॉन लिविंग हो सकते हैं, एबायोटिक हो सकते हैं या फिर बायोटिक हो सकते हैं। एबायोटिक में कौन है बेटा? हवा, हवा में बह के पॉलन ग्रेन जाएगा, या फिर पानी, पानी में तैर के, नहीं पानी के बहाव के साथ बस चल देगा। तो बेटा विंड से पॉलिनेशन हो तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली, वाटर कराए तो हाइड्रोफिली। एबायोटिक में जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो कौन सा है? एनिमोफिली, हवा से पॉलिनेशन होता है। और जो बहुत रेयर है वो कौन सा है बेटा? ये तो सारे ही एजेंट में सबसे रेयर है, पानी से पॉलन ग्रेन जाना, वेरी रेयर, बहुत कम प्लांट्स में देखने को मिलता है। बायोटिक की बात करो बेटा, तो यहाँ पे एनिमल्स पॉलिनेशन कराते हैं, एनिमल्स पॉलिनेशन कराएं तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? जूफिली। क्या बोलते हैं? जूफिली। और यस बेटा ये है सबसे ज्यादा कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। एनिमल्स सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कराते हैं हवा पानी में कंपेयर करो तो। और बेटा एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जो कराता है वो होते हैं इंसेक्ट्स, हनी बी वगैरह। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में भी अगर मैं कंपेयर करूं कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करा रहा है, तो बेटा बी करा रही है, हनी बी करा रही है। ठीक है, बी करा रही है जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है। क्लियर बेटा इतनी बातें सभी बच्चों को? अब बेटा चीजें प्रोसीड करने से पहले, इनके बारे में एक एक करके सीखने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है बेटा, वहां पे जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आ रहे। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। समझ आया? तो सेल्फ पॉलिनेशन के से बचने के लिए प्लांट में कुछ अडेप्टेशंस हैं, कुछ बदलाव हैं। क्या क्या अडेप्टेशंस है बेटा? पहली बात उनको क्या कहते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो गया कि या तो मेल फ्लावर है या तो फीमेल फ्लावर है, तो उसी फ्लावर में पॉलिनेशन कैसे होएगा? हो ही नहीं सकता। तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस है। अगर मान लो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बल्कि ज्यादातर फ्लावर बेटा बाइसेक्सुअल होते हैं, फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसका एंथर मैच्योर हो रहा है और स्टिग्मा रिसेप्टिव हो रहा है। स्टिग्मा रिसेप्टिव मतलब इस पे आके पॉलन ग्रेन लैंड करा, पॉलन ट्यूब बनी, मतलब इस पे जर्मिनेशन हुआ। तो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और एंथर का मैच्योरेशन बेटा एक साथ ना हो, कि पहले एंथर मैच्योर हो गया अभी स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, तो वो पॉलन ग्रेन इस पे गिर भी गया तो पॉलिनेशन तो वो नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। यस और नो? तो बेटा डाइकोगैमी एक साथ मैच्योर नहीं हो रहे, अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। दूसरा बेटा चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी का मतलब है ओपन फ्लावर। फ्लावर अगर खिला हुआ रहेगा, ओपन रहेगा, तो बेटा इस पे आके किसी दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन लैंड कर सकता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होएगा, यानी कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस है। और बेटा दूसरा है हेटेरोस्टिली। हेटेरोस्टिली का मतलब क्या है बेटा? स्टिग्मा और
एंथर की पोजीशन को अलग अलग कर दिया, मतलब लेंथ में डिफरेंस आ गया, तो हाई चांसेस हैं कि अब इस केस में इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे तो नहीं जाएगा, है ना। तो डिफरेंट पोजीशंस हो गई बेटा किसकी, स्टिग्मा और एंथर की, कि हाई चांसेस हैं कि ये किसी और फ्लावर पे जाए, इस पे तो ना जा पाए, हाई चांसेस। उसके बाद बेटा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है बेटा जहां पे जेनेटिक कंट्रोल में चीजें कुछ इस प्रकार हैं कि खुद का पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे आ भी गया तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। दिस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो बेटा उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आया, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, या उसी प्लांट पे दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पे उस स्टिग्मा पे आया तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। यानी कि बेटा ये किसको प्रिवेंट कर लेगा, प्रिवेंट किसको बचा लेगा, क्या नहीं होने देगा, ऑटोगैमी भी नहीं होने देगा और जिटोनोगैमी भी नहीं होने देगा। यस। फिर बेटा प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी कुछ कुछ चीजें हैं कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। तो बेटा क्या क्या है, बाइसेक्सुअलिटी होना। भाई प्लांट में फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, तो वो कैसा है भाई, उसी का पॉलिन ग्रेन उस पे आ सकता है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी क्या होता है भाई, क्लोज्ड फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन, क्लोज्ड फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन। यस बेटा, क्या देखने को मिला, ये सॉइल है, सॉइल के अंदर ब्रांचेस जा रही हैं बेटा, इन पे जो फ्लावर्स हैं अंडरग्राउंड वो कुछ इस प्रकार हैं कि वो कभी नहीं खिलने वाले, ये क्लोज्ड फ्लावर हैं। जो बेटा अबव द ग्राउंड है, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड है, इस पे जो फ्लावर हैं बेटा वो खिले हुए हैं। ये कैसा फ्लावर है, चेस्मोगैमस फ्लावर। ये कैसा फ्लावर है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस का मतलब ही क्या होता है बेटा, क्लोज्ड फ्लावर है, यानी कि यहां पे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही जाएगा, इसको तो किसी की जरूरत ही नहीं है, ये तो बंद है, इसका एंथर इसी के स्टिग्मा पे, इसका पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे चला जाएगा। यस। तो बेटा इसके एग्जाम्पल, ऐसा प्लांट जिसमें दोनों फ्लावर हों, ऐसे याद करो, ये है माई सेल्फ लीना, ये है ऑक्स, ये इसका वायलिन। तो तुम्हें याद रखना है कमॉन लीना यानी कि कॉमेलिना, एग्जाम्पल बता रही हूं, कॉमेलिना। सेव वायलिन, वायलिन से वाइला, वाइला को बचाना है किससे, ऑक्स से, ऑक्सैलिस। कमॉन लीना, वायलिन को ऑक्स से बचा लो, सेव वायलिन फ्रॉम ऑक्सैलिस, ऑक्स, तो ऑक्सैलिस वाइला कॉमेलिना। ठीक है बेटा, हो जाएगा याद। अब हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को सीखते हैं बेटा। माइंड मैप सीरीज, एकदम मैप बना लेना है दिमाग में कि बेटा इस तरीके से एनिमोफिलस फ्लावर, एनिमोफिली कैसी होगी, विंड पॉलिनेशन होगा तो फ्लावर कैसा होगा, खुद सोचो। बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, अरे एनिमोफिलस फ्लावर की भाई, एक बात बताओ, वो इस एटीट्यूड में कि मुझे किसी को अट्रैक्ट नहीं करना तो मैं क्यों कलरफुल हूं, उसको किसी को वो नहीं करना कि आओ मेरा पॉलिनेशन कराओ। हवा का क्या है, हवा तो बहते हुए जाएगी तो पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इसको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना तो फ्लावर कैसे होंगे, कलरलेस, ना रंग होगा, ना खुशबू होगी, ना नेक्टर होगा। बस ये क्या इंश्योर करेंगे कि हम ग्रुप में रहेंगे कि अगर इस दिशा में हवा आई तो पॉलन ग्रेन फंस ही जाए, पॉलिनेशन हो ही जाए। और बेटा इनके फ्लावर में जो यूजुअली ओव्यूल होता है वो कितना होता है, सिर्फ एक होता है। एक क्यों होना है भाई, अगर हवा से पॉलन ग्रेन आएगा तो ये बहुत रेयर फिनोमिना है, हवा को थोड़ी पता है कि मेरा काम तो पॉलन ग्रेन लेके जाना है, वो तो तुक्का फिट हो रहा है, तुक्का फिट होगा तो पॉलन ग्रेन आएगा, तो पॉलन ग्रेन आने की संख्या जो है वो बहुत कम होगी बेटा, कम पॉलन ग्रेन आएंगे। तो इसीलिए बेटा ओव्यूल भी ज्यादा बनाने की जरूरत ही नहीं है, पॉलन ग्रेन ज्यादा बनाओ, जितने ज्यादा बनेंगे उतने चांसेस हैं, उतना तुक्का फिट होने का चांस है। तो पॉलन ग्रेन ज्यादा बनेंगे, ओव्यूल सिंगल होगा। बेटा ऐसे फ्लावर्स का जिनका विंड से पॉलिनेशन होगा, उनका स्टिग्मा
बहुत जिम्मेदारी निभाता है कि स्टिग्मा ऐसे बाहर निकला होगा और कहेगा मेरे ऊपर ब्रश है, फेदर्स हैं जो कि और स्टिकी है, कि अगर हवा से बहता हुआ पॉलन ग्रेन आया तो यहाँ चिपक जाए, ऐसा ना हो कि हवा के साथ बह के चला जाए। इमेजिन हो गया। पॉलन ग्रेन की बात करूं तो बेटा हवा में बह रहा है, ऐसे नहीं कहीं भी चिपक जाए, तो स्टिकी नहीं होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, यस और नो, और ज्यादा नंबर में बनना चाहिए। ज्यादा नंबर में बनेगा तो चांसेस हैं कि अपनी दुल्हन तक पहुंच पाएगा। और बेटा इसका एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी ने दिया है, ये हमें दिखाया गया है बेटा कॉर्न का इनफ्लोरेसेंस, कॉर्न का इनफ्लोरेसेंस। अब यहाँ एनसीईआरटी ने हमें बोला कि ये जो टेसल्स बेटा हमें दिखाई देते हैं ये क्या है, ये बाहर निकले हुए स्टिग्मा एंड स्टाइल हैं। तो बेटा एनसीईआरटी ने बोला है तो यही हमें याद कर लेना है कि ये जो बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर्स हैं, टेसल्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बेटा। अब मैं बात करूं, ये बेटा इनके ऐसे बेरंग से फ्लावर दिखाई देते हैं, ये इस एटीट्यूड में है कि हवा आएगी हमारा पॉलिनेशन कर देगी, हमें सुंदर दिखने की जरूरत नहीं है, और काम तो देखो इनका चल रहा है, तो डोंट बी सैड, दुखी मत हो, तेरा भी काम चल जाएगा। चलो अब बात कर रहे हैं बेटा हाइड्रोफिली पे। पानी से पॉलिनेशन होगा, सबसे पहली बात तो बहुत रेयर है। कितना रेयर है, मात्र 30 जीनस में होता है। ओए इतने सारे जीनस हैं प्लांट के, सिर्फ 30 में होता है, और उसमें भी ज्यादातर क्या है, मोनोकॉट्स हैं। ठीक है मैम। अब भैया पानी से पॉलिनेशन होगा तो इसको भी तो किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, बेरंग बेखुशबू का, बिना नेक्टर का। पॉलन ग्रेन कैसा होगा भाई, लॉन्ग पॉलन ग्रेन होगा, रिबन जैसा होगा, कि पानी में ऐसे पानी के बहाव के साथ बह सके। और बेटा पॉलन ग्रेन को बचाने के लिए उसके ऊपर होगी म्यूसिलेजिनस कवरिंग, म्यूकस जैसी कवरिंग, चिपचिपी जेल जैसी कवरिंग, जो कि उसको पानी में गीला होने से, पानी में डैमेज होने से बचाएगी। ठीक है। अब बेटा एक मुद्दे की बात है, प्लांट्स का बहुत एटीट्यूड है। क्या सारे जो भी प्लांट हाइड्रोफाइट्स हैं यानी कि पानी में मिलते हैं, क्या उनका पॉलिनेशन पानी ही कराता है? नहीं। ये रहे हाइड्रोफिलिक की धज्जियां उड़ाने वाले, वाटर लिली, वाटर हायसिंथ, लोटस, पानी में मिलेंगे लेकिन पानी से पॉलिनेशन नहीं करवाएंगे। ये कहेंगे हम तो अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, और फिर अगर हम सुंदर दिखेंगे तो हमारे पास इंसेक्ट्स आएंगे और हमारा ज्यादा पॉलिनेशन होगा। ऑब्वियसली यार, इनके इतने ब्यूटीफुल फ्लावर इसलिए होते हैं ना। ये रहे लोटस है, वाटर हायसिंथ है, वाटर लिली है, इसलिए कि इनका पॉलिनेशन इंसेक्ट से हो जाए, और कभी कभी हवा में उड़ के पॉलन ग्रेन चला जाता है, तो इनका पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता है। ओके, ये अलग एटीट्यूड में जी रहे हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हमें हाइड्रोफिली का पढ़ना है वो है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया के अलावा और दो नाम हमें सीखने हैं, दैट इज हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। जोस्टेरा मरीन वाटर में मिलता है, इसको सी ग्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी ग्रास बोलते हैं। अब मुद्दे की बात सुन बेटा, ये तीनों प्लांट जो लिखे हुए हैं ना, ये पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। इनका पॉलिनेशन पानी के अंदर हो जाता है, लेकिन वेलिसनेरिया जो कि पानी के अंदर है लेकिन पॉलिनेशन करने पानी के बाहर आता है, सरफेस पे आता है। आइए इसकी स्टोरी समझते हैं, एनसीईआरटी ने हमें समझाई है। बेटा ये फीमेल फ्लावर है, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम ये है कि फीमेल फ्लावर में जो पेडिसल होता है ना बेटा, ये हाईली कॉइल्ड होता है। इसकी अनकॉइलिंग होगी तो ये ऊपर चला जाएगा, और यहां मेल इनफ्लोरेसेंस है, मतलब मेल फ्लावर का झुंड है बेटा। ये ग्रो करेगा, ये फटेगा और इससे मेल फ्लावर्स रिलीज हो जाएंगे। और तुम्हें पता है मेल फ्लावर्स रिलीज हो गए तो ये कहां भाग के जाएंगे, सबको पता है, फीमेल की तरफ। यस और नो? तो ये सरफेस पे तैरते 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 अल्टीमेटली पानी के थ्रू कहां पहुंचेंगे? फीमेल फ्लावर तक, यानी कि उसके स्टिग्मा तक। जब ये यहां पहुंच जाएंगे वापस कॉइल हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, आगे का जो भी प्रोसेस है बेटा वो सब पानी के अंदर होगा। ठीक है, कहानी तो बढ़िया है, बस इतना याद रखना है। ठीक है मैम, समझ गए। अब बेटा बात कर रहे हैं जूफिली की। ये जो कलरफुल से प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं, ये एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए तो होते हैं। तो यस बेटा, जूफिली जहां पे एनिमल पॉलिनेशन होता है, याद कर लेना है, अगर एनिमल पॉलिनेशन करा रहा है तो फ्लावर कलरफुल होगा, फ्लावर में खुशबू होगी, बदबू भी होगी। बदबू वाली जगह पे कुछ कीड़े देखे तुम लोगों ने, जैसे बीटल्स, मक्खियां, फ्लाइज, यस और नो? उनको बदबू पसंद है।
तुम्हें वो बदबू बदबू लग रही है, ठीक है। तो बेटा फ्लावर ये भी करते हैं, फ्लावर्स में फाउल स्मेल भी होती है, और उनका पॉलिनेशन कौन कराता है? जिनको बदबू पसंद है। याद कर लो, फ्लाइज एंड बीटल्स को बदबू पसंद है। ओ ठीक है बेटा, इनमें नेक्टर होगा, ये लार्ज फ्लावर्स होंगे। लार्ज फ्लावर क्यों होंगे भैया? बड़ा सा फ्लावर होगा, दिखेगा, तभी तो इंसेक्ट उस पर जा पाएगा। अगर ये छोटा हुआ ना तो ये ग्रुप में होंगे। तुम देखना हमेशा जो कलरफुल फ्लावर है ना, तुमने हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा कि वो ऐसे झुंड में होंगे, अपने आप को विजिबल बनाने के लिए, कि हम कीड़े मकोड़ों को, जानवरों को दिखें, जानवर आए, अट्रैक्ट हुए, उसको लगे वो अपने लिए आ रहा है, लेकिन फायदा हमारा हो जाए, चुपके से किसी को पता ही ना चले। खैर देख लो, हम तो पूरी इनकी कहानी पढ़ रहे हैं, हमें तो सब पता है। उसके बाद बेटा स्टिग्मा कैसा होगा? स्टिकी हो सकता है, नॉन स्टिकी हो सकता है। पॉलन ग्रेन का स्टिकी होना बहुत जरूरी है, कि भाई कीड़ा आया तो उसके पैर पे चिपक जाए, फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे जाए तो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा सके, पहुंचा सके। तो पॉलन ग्रेन कैसा होगा बेटा? स्टिकी होगा। अब मैं बात करूं जूफिली में वो वाले प्लांट्स बेटा जो रात में फूल खिलाते हैं, तो ऐसे अपने दिमाग को बता, रात में जो फूल खिला रहे हैं वो खुशबू से अट्रैक्ट करेंगे, कलर से अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो जनरली बेटा व्हाइट कलर के होते हैं, जैसे रात की रानी हमने सुना होगा। बेटा सफेद रंग का फूल होता है, हाईली सेंटेड होता है, भर भर के नेक्टर होता है, और इसका पॉलिनेशन कौन कराता है? मॉथ कराता है। अरे वो ब्राउन सी बटरफ्लाई जैसी देखी है ना, लाइट पे उड़ती रहती है, बेटा वो मॉथ है, मॉथ, मॉथ नहीं मॉथ, ठीक है। उसके बाद फ्लावर्स को एनिमल्स विजिट करते रहें, इसीलिए फ्लावर एनिमल को रिवॉर्ड्स देते हैं कि तुम हमारा पॉलिनेशन करा रहे हो तो हम भी तुम्हें उपहार देंगे। उपहार में उनको क्या मिलता है? नेक्टर मिलता है। शुगरी जूस है बेटा, जूस है तो उससे खाना मिलेगा उनको, यस और नो। पॉलन ग्रेन मिलता है, कुछ कुछ इंसेक्ट्स पॉलन ग्रेन खा जाते हैं। और मजे की बात, कुछ कुछ इंसेक्ट्स को बेटा अपने एग ले करने के लिए उस फ्लावर की सेफ जगह ओवरी मिलती है, ओवरी में वो सेफली अपना एग ले कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल युक्का एमोर्फोफेलिस, एमोर्फोफेलिस पे याद रखना है बेटा, इट इज द टॉलेस्ट फ्लावर। कितने फीट का है? 6 फीट का फ्लावर है बेटा, 6 फुटा फ्लावर है, ठीक है। उसके बाद बेटा युक्का मॉथ, ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। युक्का का पॉलिनेशन मॉथ ही कराएगा, मॉथ अपने एग युक्का की ओवरी में ही ले करेगा, वही सेफ जगह उसको पता है, कड़क। अब कुछ होते हैं बवाल, हर जगह होते हैं, यहां भी हैं, उनको बोला पॉलन नेक्टर रॉबर्स। क्या बोला? पॉलन नेक्टर रॉबर्स। ये रहे बेटा पॉलन नेक्टर रॉबर्स। ये क्या करेंगे? फ्लोरल रिवॉर्ड ले लेंगे, मतलब नेक्टर ले जाएंगे लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराएंगे। तो इनको बोला ये डकैती कर रहे हैं भैया, लुटेरे हैं ये, रिवॉर्ड्स ले जाएंगे लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराएंगे, तो इनको हमने टैग दे दिया पॉलन नेक्टर रॉबर्स। और बेटा कुछ लार्ज एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोडेंट्स। ये रहे, देखते ही याद हो जाएंगे, दिमाग में इमेज बन जाएगी। प्राइमेट्स में लेमूर, और बेटा रेप्टाइल्स में गेको लिजर्ड, बड़ी ही क्यूट सी है, सच में सामने आ जाएगी तो डर के भाग जाऊंगी, ये बात अलग है। नहीं तुम लोगों को बोल रही थी यार, खुद को नहीं बोलना चाहती थी मैं। गार्डन लिजर्ड, इसको तो हमने देखा ही होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है चन्ना मेरे यहाँ जोन में क्यों है, चन्ना मेरे यहाँ, कोई बात नहीं। तो बेटा लार्ज एनिमल्स में क्या होता है? लार्ज एनिमल्स जैसे फ्लावर पे विजिट करते हैं तो उनकी बॉडी पे स्टिकी पॉलन ग्रेन चिपक जाता है, जब वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वो उनके स्टिग्मा पे चला जाता है। इस तरीके से पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। बट याद रखना लार्ज एनिमल्स का रोल बेटा बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा रोल किसका है? हनी बी, कीड़े मकोड़ों का है, इंसेक्ट्स का है। दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। अब बेटा सब हो गया, दूल्हा बन गया, दुल्हन बन गई, दूल्हा पहुंच गया दरबार में। अब भैया मेन गेट पे तो आगे क्या होगा? बहुत सारी बातचीत होगी। क्या होने वाला है? पॉलन और पिस्टिल के बीच में बतियाने वाले हैं ये, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सबसे पहले ये होगा भैया, पिस्टिल पूछेगा कहां से आए हो, अगर मैंगो का प्लांट है तो मैंगो के ही हो या करेला आ गया, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो भाई राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है, तो कंपैटिबल है कि इनकंपैटिबल है, कंपैटिबिलिटी चेक करी जाएगी। अब ये थोड़ी ना किसी को पता है, ये थोड़ी ना किसी को पता है कि भैया जो पॉलन ग्रेन आया है वो मैंगो पे मैंगो का ही आएगा, कोई सा भी आ सकता है।
तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले होगा कंपैटिबिलिटी चेक। जो राइट टाइप का है, जो सेम स्पीशीज का है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। जो दूसरी स्पीशीज का है या नॉन कंपैटिबल है, रिजेक्टेड। ओके, अब एक्सेप्ट होने के बाद बेटा, एक्सेप्ट होने के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस से क्या एब्जॉर्ब करेगा बेटा? शुगर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा और उससे अंदर की तरफ लगेगा प्रेशर, और जहां एक्साइन नहीं है वहां से क्या बनेगा? वहां से इंटाइन ऐसे बाहर निकलेगी, ट्यूब बननी स्टार्ट होगी। इसी को जर्मिनेशन बोला। जर्म पोर से इंटाइन बाहर निकलनी शुरू हुई बेटा, फिर ये ट्यूब लंबी होती चली गई, पॉलन ट्यूब बना। याद करो 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज पे उनका उतावला पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है, तो वो अपना सेकेंड माइटोसिस जब ट्यूब बन रही होती है तभी कर रहा होता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, ट्यूब बन गई, अब उसको फाइनली दुल्हन के पास जाना है। ओव्यूल में बैठा एम्ब्रियो सैक में बैठा गैमीट उसका डेस्टिनेशन है। तो बेटा वो ओव्यूल के अंदर एंटर करता है, यूजुअली ज्यादातर कहां से? माइक्रोपाइल से। इंटेगुमेंट से भी कर सकता है, चलाजल एंड से भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर एंट्री कहां से होती है? वो जो दरबार बना हुआ है माइक्रोपाइल से। अरे जहां इंटेगुमेंट नहीं है वहीं से ज्यादातर एंट्री होती है, दैट इज माइक्रोपाइल से होती है बेटा। ठीक है, अब जरा एनसीईआरटी के बेहतरीन डायग्राम देख लो जिनको आज तक हम इग्नोर करते आ रहे थे। आइए इनको समझते हैं। तो बेटा ये क्या दिखाया गया है? बेटा ये पहला स्टेप दिखाया गया है, दैट इज जर्मिनेशन। इस स्लाइड में क्या दिखाया गया है बेटा? ये बेटा पॉलन ट्यूब बन रही है, ये पॉलन ट्यूब्स बन रही हैं, तो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन यहां फॉर्मेशन दिखाया गया है। अब ये पॉलन ट्यूब बनने के बाद यूजुअली कहां से एंटर करती है बेटा? माइक्रोपाइल से एंटर करती है। पॉलन ट्यूब बनी और माइक्रोपाइल से एंटर करी। अब बेटा इसी को जूम करके दिखाया तुम्हारी एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी के डायग्राम है बेटा ये, इसी को जूम करके दिखाया आपकी एनसीईआरटी ने। जूम करके क्या दिखाया बेटा? ये गिर जाता भी। जूम करके क्या दिखाया कि भाई यहां पे ये क्या है? एग अपैरेटस है। एग अपैरेटस में एग होगा और क्या होगा? सिनर्जिड्स होंगे। और क्या होगा? सिनर्जिड्स होंगे। कितने सिनर्जिड? 2 सिनर्जिड। तो पॉइंट ये है कि भाई ओव्यूल में तो एंटर कर गई, एम्ब्रियो सैक में कहां से एंट्री होगी? तो भाई एग की 2 सखियां बैठी हैं, जैसे आ जाती है रिबन कटवानी, तो एग की 2 सखियां बैठी हैं सिनर्जिड, किसी एक सिनर्जिड से एंट्री होगी। यही दिखा रखा है देख, किसी एक सिनर्जिड से बेटा फिलीफॉर्म अपैरेटस केमिकल सिक्रीट करते हैं, यहीं से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। मुझे 2 साफ साफ एनसीईआरटी ने दिखाए, मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये इसमें एंटर करी एक सिनर्जिड के थ्रू, और इसको जाना कहां है? एग सेल के पास जाना है। अब बेटा फिर क्या होगा? ये जो पॉलन ट्यूब है ये रिलीज कर देगी मेल गैमीट्स, ये रिलीज कर देगी मेल गैमीट। एक मेल गैमीट कहां पहुंचेगा बेटा? इस एग के पास। और तुम्हें याद रखना है जो दूसरा मेल गैमीट है, शादी इनकी थी मेल गैमीट फीमेल गैमीट की, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो फ्यूज कर गए, ऐसे झप्पी पा लिए भाई, वो फ्यूज कर गए। और इनके पास कौन जाएगा? इनको मिलेगा दूसरा मेल गैमीट। ओ ऐसा, अच्छा ये कहानी चल रही है। मतलब जिसको हम बेचारा बोल रहे थे कि इसको कोई घर नहीं मिला, दर दर भटक रहा है पोलर न्यूक्लियाई, वो तो फिराक में बैठा था कि भैया 2 गैमीट्स आएंगे तो एक मुझे मिल जाएगा। अरे ये सुनो, तो बेटा जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हमने सीखा कैसा फर्टिलाइजेशन होता है बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ही क्या है? 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। फ्यूजन हुआ बेटा किस किस का? डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फ्यूजन हुआ।
एक बार फ्यूज करा बेटा मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, और इसी को बोलते हैं सिनगैमी, और इनके रिजल्ट में मिला जाइगोट। और बेटा दूसरा फ्यूजन किसका हुआ, मेल गैमीट एंड पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाए, तो बेसिकली सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करा। मैंने बोला था ना पोलर न्यूक्लियाई ये दो अलग, ये फ्यूज हो जाएंगे तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा। पहले ये n+n था, अब ये 2n हो गया, और फिर ये फ्यूजन के बाद फाइनली 3n हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन टोटल 3 न्यूक्लियस फ्यूज करे, इसीलिए बेटा इसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम है, ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है बेटा। उसके बाद अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फाइनली बचा क्या क्या है, बचा क्या क्या है भाई, एंटीपोडल्स डीजनरेट हो जाएंगे, सिनर्जिट्स का काम हो गया, बुलाना था, फिलिफॉर्म अपैरेटस केमिकल सिक्रीट कर रहे थे, वो भी हो गया, वो भी डीजनरेट हो जाएंगे। अब 2 सेल बचे हैं बेटा, 2 सेल कौन कौन से बचे हैं देखो जरा। अब ये 2 सेल एकदम फलेंगे फूलेंगे यहाँ पे, जाइगोट और बचा है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसके अंदर मौजूद है बेटा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस मौजूद है, ट्रिप्लॉइड, और जाइगोट के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस। अब बेटा क्या कहानी चलने वाली है, ये वाला प्रोसेस होने से पहले, ये वाला प्रोसेस होने से पहले, यानी जाइगोट से ये सब बनने से पहले इसके अंदर न्यूट्रिशन का जुगाड़ किया जाता है। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ना, इसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं, बहुत सारे सेल्स बनते हैं, और एंडोस्पर्म बनता है, उसके अंदर खाना स्टोर होता है, वो इस जाइगोट को खाना देगा और ये वाला डेवलपमेंट करवाएगा, यानी एम्ब्रियो बनवाएगा। तो बेटा ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने से पहले, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने से पहले कौन डेवलप करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। कौन डेवलप करता है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बेटा इसमें होते हैं बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने का मतलब है पहले न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए तो बेटा बन गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर बाद में इसका साइटोकाइनेसिस हुआ, यानी कि सेल वॉल बनी, तो बना सेल्यूलर एंडोस्पर्म। दिखाई दे रहा है। और ये बेटा अभी जाइगोट ऐसा का ऐसा ही है। तो यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने से पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनता है, और ये कहीं ना कहीं बेटा खाने का जुगाड़ किया जा रहा है। जाइगोट वो मेन सेल है जिससे पूरा नया प्लांट बनने वाला है, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके न्यूट्रिशन का जुगाड़ किसने किया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसने डिवीजन करके एंडोस्पर्म बनाया। यस तो एंडोस्पर्म क्या है बेटा, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है, तो ट्रिप्लॉइड सेल्स होंगे इसके, और इसमें बहुत ज्यादा क्या मौजूद होगा, रिजर्व्ड फूड होगा। और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बहुत ज्यादा क्या हुए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से क्या बना, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब हम इसको अपनी डेली लाइफ में कहां देख सकते हैं, यहां भाई, यहां ये टेंडर कोकोनट, नया कोकोनट, हरा कोकोनट, जिसका एक स्ट्रॉ लगा के, कभी कभी 2 स्ट्रॉ, नहीं इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी कि 2 स्ट्रॉ लगा सको, एक स्ट्रॉ लगा के हम जो इसका कोकोनट वाटर पीते हैं बेटा, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और देखा करो टाइम के साथ बेटा यही क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना मलाई वाला कोकोनट चाहिए, तो यही धीरे धीरे सेल्यूलर में कन्वर्ट हो रहा है, और जब पुराना हो जाएगा तो ये जो व्हाइट कर्नल बेटा हमें दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली इस वाटर से ही बना है। इस वाटर में ही साइटोकाइनेसिस हो गया, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था, इसी में साइटोकाइनेसिस होके सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन गया। अच्छा कहानी दिखाई दी बेटा, समझ आया हमें, ठीक है। तो मतलब पहले ये डिवाइड करेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। अब इस एंडोस्पर्म के सेल्स को यूज कर करके क्या होएगा, ये वाली स्टोरी चलेगी। एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेगा तभी ये हो पाएगा, ये हजारों लाखों करोड़ों सेल ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, न्यूट्रिशन चाहिए, यस और नो। तो ये बेटा एंडोस्पर्म बनने के बाद होगा। तो यहां पे एक लाइन लिखूंगी बेटा प्यारी सी, दैट फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म
प्रोसीड्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब पहले एंडोस्पर्म बनेगा फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। अच्छा समझ गए। तो बेटा ये जाइगोट बना, जाइगोट में डिवीजन हुआ अनइक्वल और क्या होता चला गया, बहुत सारे डिवीजन हुए, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना गोल गोल। फिर बेटा इसमें पार्टीशन बना, ऐसे हार्ट शेप बना, फिर अल्टीमेटली इसी से क्या बना, 2 कॉटिलेडन वाला ये मैच्योर एम्ब्रियो। और ये जो हमने देखा है बेटा, इसका नाम है सस्पेंसर, ये रहा। ये जो हमने देखा है बेटा, ये हमने देखा डाइकॉट का, मोनोकॉट का भी ऐसा ही होता है, बस उसमें लास्ट में 1 कॉटिलेडन रहेगा, यहां 2 कॉटिलेडन्स हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये जो एम्ब्रियो हम पढ़ रहे हैं, ये जो डाइकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आपको दिखाया गया है, इसको बेटा थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं। आइए जरा सबसे पहले बात करेंगे बेटा डाइकॉट एम्ब्रियो पे। देखो जरा ध्यान से बेटा, डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या है, यहां पे बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, मतलब यहां पे वो सेल्स हैं जो डिवाइड करके कहीं ना कहीं नया प्लांट बनाने वाले हैं। तो बेटा प्लिम्यूल के सेल डिवाइड करके क्या बनाते हैं, शूट बनाते हैं। कॉटिलेडन का काम क्या है, अगेन जब प्लिम्यूल के सेल डिवाइड करके इमेजिन कर शूट बना रहे होंगे तो उनको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तो कॉटिलेडन से आएगा। अच्छा, कॉटिलेडन का ये काम है, जब जर्मिनेट करेगा यानी कि जब नया प्लांट बनाएगा तो कॉटिलेडन खाना देगा, इसीलिए बना है कॉटिलेडन, वरना क्या ही जरूरत थी इसकी। अरे ऐसा नो। तो बेटा कॉटिलेडन से ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना, उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, ऊपर अबव एपिकोटाइल। कॉटिलेडन से नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो शब्द का मतलब ही क्या होता है, बिलो। ठीक है, अब टिप की तरफ जाएं तो रेडिकल होता है, रेडिकल से रूट बनता है। अब रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा यहां पे होता है रूट कैप। क्या होता है, रूट कैप। रूट कैप के सेल्स बेटा इसको जब रूट बनेगी तो रूट को जमीन में ऐसे एंटर करने में हेल्प करेंगे और रूट को प्रोटेक्ट भी करेंगे। नाजुक सी रूट होगी ना टिप्पे से, तो प्रोटेक्ट भी करेंगे। और बेटा ये लेबलिंग अभी 2024 के एग्जाम में आई थी, तो हमें ध्यान रखना है किस तीर पे क्या लिखा हुआ है, याद रखना है। हैशटैग एनसीईआरटी, जलवा है एनसीईआरटी का। तो यहां बेटा बात करी डाइकॉट एम्ब्रियो की, यहां अपन बात कर रहे हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो की। मोनोकॉट से नाम ही पता चल रहा है एक ही कॉटिलेडन होगा। ये रहा बेटा ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये रहा कॉटिलेडन। और बेटा यहां पे कॉटिलेडन का नाम क्या है, स्क्यूटेलम। ग्रासेस में कॉटिलेडन का नाम क्या है, स्क्यूटेलम। क्या नाम है, स्क्यूटेलम। यहां बेटा प्लिम्यूल होगा जिससे क्या बनेगी, शूट एपेक्स बनेगी। दूसरा कॉटिलेडन बन जाता लेकिन रह गया, नहीं बना ना, तो वो जो उसका बचा हुआ अवशेष है ना, इसको एपिब्लास्ट बोलते हैं। दूसरे कॉटिलेडन का बचा हुआ हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा एपिब्लास्ट कहलाता है। ठीक है बेटा, यहां प्लिम्यूल होगा जिससे शूट बनेगा, यहां रेडिकल होगा जिससे रूट बनेगा, और रेडिकल के ऊपर रूट कैप होगी। अब बस तुझे 2 शब्द और याद रखने हैं बेटा कि शूट एपेक्स पे क्या मौजूद होंगे, वो बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर जो लीफ में डेवलप होंगे, वो बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर जो लीफ में डेवलप होने वाले हैं उनको लीफ प्राइमोर्डियम कहते हैं। वो बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर जो फ्लावर में डेवलप होने वाले थे फ्लोरल प्राइमोर्डियम कहते हैं। तो यहां नाम क्या है बेटा जी, लीफ प्राइमोर्डियम। तो लीफ प्राइमोर्डियम देख, ये रहे, ध्यान से देखियो, कतई मन की आंख से देखियो नहीं, असली से देखियो, दिख जाएगा। ये बेटा ये बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर लीफ प्राइमोर्डियम है, और इनको जो एनक्लोज कर रहा है, चमक जाना चाहिए बिल्कुल, इनको जो कवर कर रहा है वो कोलियोप्टाइल है। कोलियोप्टाइल है, होलो फॉलियर स्ट्रक्चर। फॉलियर मतलब लीफ लाइक, लीफ के जैसा ही है। एनक्लोज कर रहा है किसको, लीफ प्राइमोर्डियम को। ठीक है, ये बेटा लीफ प्राइमोर्डियम होगा। ये क्या होगा, लीफ प्राइमोर्डियम होगा।
इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, इनको कवर कर रहा है बेसिकली कोलियोप्टाइल। उसी तरीके से बेटा रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग बना रहा है उसका नाम क्या है? कोलियोराइजा। क्या नाम है? कोलियोराइजा। समझ आया? ठीक है बेटा, इसके साथ एम्ब्रियो हुआ कंप्लीट बेटा। अब एम्ब्रियो में ध्यान से सुनियो, एम्ब्रियो बनते ही हमने बोला एम्ब्रियो में प्लिम्यूल है, एम्ब्रियो में रेडिकल है, प्लिम्यूल से रूट सिस्टम, शूट सिस्टम बनेगा, रेडिकल से रूट सिस्टम बनेगा। क्या एम्ब्रियो बनते ही नया प्लांट बन जाता है? ना, ऐसा नहीं होता। इन प्लांट में कुछ खास बात है। इस एम्ब्रियो में से वाटर लॉस हो जाता है, मैक्सिमम पानी गायब, कतई सूख जाता है, 10 से 15% पानी बचता है बस। और ये एम्ब्रियो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है, और तभी इसको सीड कहते हैं। इसमें से क्या हुआ? वाटर लॉस हुआ और क्या बना? सीड बन गया। अभी देख, हमने यहां तक की कहानी सीख ली बेटा फ्लावरिंग प्लांट में, ये यहां तक की स्टोरी सीख ली। अब एम्ब्रियो बन रहा है, अब इसी में से वाटर लॉस होगा, सूखा स्ट्रक्चर सीड बनेगा, सीड फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाएगा। तो एम्ब्रियो से सीड कैसे बनता है भाई? यही कहानी है बस। ओव्यूल के अंदर ये जो एम्ब्रियो बन रहा है, अब इस स्ट्रक्चर का क्या होगा? सूख जाएगा, ये पानी लॉस हो जाएगा, इसमें से इनएक्टिव हो जाएगा, ये डोरमेंट हो जाएगा, ये सीड बन जाएगा इससे। तो यही लिखा हुआ है बेटा, वाटर कंटेंट कम होगा, सीड ड्राई हो जाएगा, 10 से 15% पानी बचेगा, एम्ब्रियो इनएक्टिव हो जाएगा, डोरमेंसी में चला जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जरूरी भी है भाई कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर ऐसा ना होता, तुरंत प्लांट बनता, तो आधे से ज्यादा तो अनसक्सेसफुल हो जाते, क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। हाँ कि ना? तो ये तो अच्छी बात है कि हम क्या कर सकते हैं? सीड का स्टोरेज कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन होना, वाटर लॉस होना, डोरमेंसी आना बेटा इसके लिए अच्छा है, बढ़िया है। और ये बेटा मुझे याद रखना है, आउटर इंटेगुमेंट से आउटर सीड कोट, इनर इंटेगुमेंट से इनर सीड कोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनता है। तो सीड के बेसिकली ये बेटा कंपोनेंट हुए जिसपे हम बात कर चुके हैं। सीड कोट, टेस्टा, टेगमेन, कॉटिलिडन, मोनोकॉट हो सकता है, डाइकॉट, दो हैं तो डाइकॉट। एम्ब्रियोनल एक्सेस पे हमने डिटेल में बात करी ही है। हाँ कि ना? पेरिस्पर्म सीखना है। कुछ कुछ सीड में न्यूक्लियस के सेल्स बच जाते हैं, कुछ सीड में, सब में नहीं। बचे हुए न्यूक्लियस को ही पेरिस्पर्म कहा जाता है, ब्लैक पेपर और बीट में मिलता है। उसके बाद बेटा एंडोस्पर्म, ये तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने में यूज हो गया था। अरे यस और नो? तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने में सारा एंडोस्पर्म यूज हो गया कि बच गया? दोनों कहानी है। कुछ में बच जाता है, कुछ में सारा यूज हो जाता है। जिसमें बच गया वो एंडोस्पर्मस है, जिसमें सारा यूज हो गया वो नॉन एंडोस्पर्मस है। एंडोस्पर्मस में ज्यादातर मोनोकॉट्स आते हैं, एक्सेप्शन कैस्टर है। नॉन एंडोस्पर्मस में ज्यादातर डाइकॉट्स आते हैं, एक्सेप्शन ऑर्किड्स है। ये याद रखना है बेटा, यस और नो? उसके बाद बेटा स्टोरी क्या है? यस, सीड की वाइबिलिटी। कितने टाइम तक सीड बनने के बाद उसके पास ये एबिलिटी है कि वो नया प्लांट बना सकता है, इसी को वाइबिलिटी बोलते हैं। और ये अलग अलग सीड में अलग अलग है। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके दिखाऊं तो भाई हमें एक सीड मिला आर्कटिक टुंड्रा में, 10,000 साल पुराना आर्कटिकस ल्यूपिनस मिला, जर्मिनेट करा, फ्लावरिंग भी हुई। 10,000 साल पुराना सीड भी जर्मिनेट कर गया, मतलब इट इज हाईली वेरिएबल। और दूसरा बेटा फियोनिक्स डेक्टाइलिफेरा यानी कि डेट पाम, 2000 साल पुराना मिला, फ्लावरिंग हुई, फ्रूट बना दिया। ओ, किंग हेरोड पैलेस डेड सी के पास एशिया में। यानी कि सीड की वाइबिलिटी बेटा बहुत ही ज्यादा वेरिएबल है। 10,000 साल बाद भी कुछ सीड वाइबल बचते हैं, नया प्लांट बनाते हैं, उन प्लांट पे फ्लावर भी आ जाते हैं। ऐसा हो चुका है, ठीक है। सीड बनना प्लांट के लिए अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? ज्यादा ट्रस्टवर्दी प्रोसेस है भैया। बाहर सीड कोट है तो एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड रहेगा। एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन तो सब में है। तो जब इससे नया प्लांट बनेगा तो बेटा उसको क्या मिलेगा?
कॉटिलिडन से ही न्यूट्रिशन मिलेगा, मिलते ही थोड़ी ना ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, तो कॉटिलिडन और एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिलेगा। यस और नो? और बेटा क्या फायदा है भैया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है तो वेरिएशंस आते हैं, तो चेंजेस आएंगे तो एडप्ट अच्छा कर पाएगा। और बेटा सीड क्या है? सीड पे फ्रूट होता है, तो फ्रूट को खा के हमने कहीं फेंका या किसी जानवर ने जंगल में फ्रूट को खा के कहीं फेंका, तो वो तो फैल गया ना नई नई जगह। अगर वो नई नई जगह फैल गया, इसका मतलब उसका तो साम्राज्य बढ़ रहा है, उसका तो बढ़िया काम हो रहा है। यस और नो? यस और नो? बेटा ये एनसीईआरटी का डायग्राम्स, जिनके नाम, जिनके तीर हमें याद होने चाहिए, एक एक चीज बेटा हमें याद होनी चाहिए। कैस्टर जो कि डाइकॉट है, एक्सेप्शन है, डाइकॉट है, लेकिन इसमें क्या देखने को मिलता है बेटा? एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। ये बेटा मैंने लेबलिंग कर दी है, नाम लिख दिए हैं, ये हमें एकदम सटीक तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम फ्रूट पे बात कर रहे हैं बेटा। किस पे बात कर रहे हैं? इस डायग्राम पे फिर से आएंगे क्योंकि यहां पेरिकार्प वर्ड लिखा हुआ है। फ्रूट पे बात कर रहे हैं बेटा। फ्रूट, फ्रूट कैसे बनता है मैम? बेटा फ्रूट बनता है ओवरी से फर्टिलाइजेशन के बाद। ओवरी से फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बना। ओव्यूल से अभी अभी हमने देखा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना। यस और नो? है क्या बोल दिया मैंने? ओवरी से फ्रूट बना और ओव्यूल से सीड बना। अरे यस और नो? अब बेटा फ्रूट सिर्फ ओवरी से बना है तो वो सच्चा फ्रूट है, ट्रू फ्रूट है। यूकार्प बोलते हैं इसको, ट्रू फ्रूट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो हो गया, बतेरे एग्जाम्पल हैं। फ्रूट में ओवरी के अलावा कोई और पार्ट इन्वॉल्व है, फॉल्स फ्रूट बोल देते हैं उसको। झूठे हो तुम, ओवरी के अलावा किसी और का सहारा लिया तुमने उठने में, बनने में, तो तुम झूठे फ्रूट हो। एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, याद रखना है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, याद रखना है। यदि फ्रूट बन जाए और फर्टिलाइजेशन ना हो, पार्थिनोकार्प, पार्थिनोकार्प फ्रूट बोलते हैं बेटा इसको। एग्जाम्पल बनाना, और ये फ्रूट कैसे होंगे बेटा? सीडलेस। जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो सीड नहीं होगा। अरे ऐसा नो? अब बेटा फ्रूट 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो सकता है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ये लेयर्स बेटा एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, इन 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो सकता है, और ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं? पेरिकार्प। पेरिकार्प सब में नहीं होता है, कुछ सूखे फ्रूट होते हैं जिनमें सिर्फ एक थिन सी सूखी सी लेयर रहती है, लेकिन कुछ में जैसे मैंगो, कोकोनट हो गया, इनमें ये अलग अलग है। तो बेटा मुझे ये देख लेना है बस, एपिकार्प वो छिलका है जो आम का हम निकाल के फेंक देते हैं, वो फाइब्रस फ्लैशी सा जूसी सा मीजोकार्प जिसको अपन खाते हैं, और एंडोकार्प इनका पत्थर जैसा सर में मारो तो सर फूट जाए, मैंगो का स्टोनी होता है। उसी तरीके से कोकोनट का बेटा पूरा धागा अपन छीला होगा आपने, नारियल निकालते हैं, वो उसका मीजोकार्प है। और ये जो अंदर हार्ड सा बचता है ना, जिसको अपन ऐसे कट 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 मार के तोड़ते हैं, वो इसका एंडोकार्प है। और फिर ये जो व्हाइट कलर का है बेटा, ये इसका सीड है। और ये अभी अभी हमने सीखा, दिस इज एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ये बेटा फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल। फॉल्स फ्रूट में तुम्हें ये याद रखना है कि एप्पल में जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा? थैलेमस होता है। स्ट्रॉबेरी में जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा? थैलेमस होता है। तो इनमें थैलेमस इंक्लूडेड है, इसीलिए ये फॉल्स फ्रूट है। ओवरी के अलावा थैलेमस इंक्लूडेड है। समझ आया? ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट समझ आया बेटा? अब बेटा एक फिनोमिना हमें सीखना है, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस याद रख, इसका मतलब यह है कि जब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए। ओ, कब हो सकता है ऐसा? कि मियोसिस नहीं हुआ और जो एग बना वो डिप्लॉयड रह गया। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, वो नहीं हुआ, एग डिप्लॉयड रह गया। बेटा उस केस में क्या होगा? यही जाइगोट की तरह काम करेगा और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर सीड बन जाएगा। एम्ब्रियो से पानी निकला, सीड बना। उसी तरीके से बेटा किसी किसी केस में क्या होता है? न्यूक्लियस के जो सेल्स हैं कैसे होते हैं? 2n होते हैं। ये बेटा एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करके एम्ब्रियो बना लेते हैं। ओ, बिना फर्टिलाइजेशन के न्यूक्लियस के सेल एम्ब्रियो सेक में एंटर करके जाइगोट की तरह काम करके एम्ब्रियो से सीड बना लेंगे।
और ऐसे तो ऐसा हो जाएगा कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे जाइगोट आ गए, बहुत सारे एम्ब्रियो आ गए, एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो आ गए। पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं इसको, सिट्रस मैंगो में मिलती है। और बेटा एपोमिक्सिस ये हमें याद रखना है, एस्टेरेसी फैमिली और ग्रास फैमिली में देखने को मिलता है, ग्रास फैमिली में देखने को मिलता है। अब एपोमिक्सिस बेटा क्या है, ये क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन मतलब यहां जो भी बनेगा वो एग्जैक्ट सेम बनेगा बिना किसी बदलाव के, लेकिन क्योंकि यहां सीड बन रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करी है इसने, हाँ कि ना। और अगर हम बढ़िया हाइब्रिड सीड्स जो कि बढ़िया पैदावार करते हैं उनके एपोमिक्स बना लें तो बेटा ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा, हाँ कि ना। हाइब्रिड सीड बेटा बहुत अच्छी पैदावार करते हैं, अगर एपोमिक्सिस से एक जैसे बहुत सारे सीड बन जाएं तो भाई काफी सस्ते में किसानों का काम हो जाएगा, यस और नो। तो बेटा यस, लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है बेटा वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बेटा, नाम से ही पता चल रहा है हम खुद से कुछ तो करवाएंगे। हम चाहते हैं कि किसी प्लांट में कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं तो हमने सेलेक्ट कर लिए पेरेंट्स बेटा, मतलब हम चाहते हैं इस प्लांट का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर पे जाए। तो हम क्या करते हैं बेटा, अगर वो प्लांट बाइसेक्सुअल है तो सबसे पहले बेटा उसमें से किया जाता है एंथर रिमूव, जिसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। ये एंथर रिमूव कर दिया अर्ली स्टेज में। फिर बेटा इस पे लगा दिया जाता है बैग, जो कि बैगिंग स्टेप कहलाता है, कि किसी और का पॉलन ग्रेन इस पे ना आ जाए। तो इसको बोलते हैं बेटा बैगिंग, जो कि किससे बना है, बटर पेपर से बना है, बटर पेपर का बैग लगा दिया। फिर बेटा जब इसका स्टिग्मा इस लायक हो गया, मतलब गैमीट बन गया, फीमेल गैमीट बन गया, अब स्टिग्मा पे पॉलिनेशन होके जर्मिनेशन होके पॉलन ट्यूब बन सकती है, तब बेटा इस पे क्या की जाती है, डस्टिंग। डस्टिंग का मतलब है अपना मनपसंद किसी प्लांट का पॉलन ग्रेन जो हम चाहते थे वो छिड़क देंगे और उस पे टैग लगा देंगे कि इस डेट को छिड़का, और उसे दोबारा से बैग से कवर कर देंगे कि कहीं इस बीच किसी और का पॉलन ग्रेन ना आ जाए। तो बेटा इस तरीके से हम अपने मनपसंद का यानी कि डिजायर्ड पॉलन ग्रेन पॉलिनेट करवा सकते हैं। और बेटा ये किसमें हेल्प करता है, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में, कि हमने चूज कर लिया ये दोनों पेरेंट अच्छे हैं तो इन्हीं के बच्चे बनेंगे। अरे यस और नो। तो बेटा इसके साथ हमारा चैप्टर हुआ खत्म। एंड यस बेटा, छोटे से सेशन में लेंदी सा चैप्टर हमने बहुत ही क्विक तरीके से रिवाइज किया। आई होप आप बहुत अच्छे से, बहुत खुश होके, बहुत हेल्दी होके, खाने पीने का ध्यान रख के अच्छे से मेहनत करोगे और खुद पे बिलीव करोगे। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, आपकी मेहनत आपको जरूर रिजल्ट्स देगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा, मिलते रहेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए कर लो इसको एकदम पक्का, बाय बाय।